गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 20 नीलू इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस पाठ में नीलू मतलब कुत्ते के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी का परिचय करवाते हैं। छायावादी कविता की एक प्रमुख कवयित्री थी। समर्थ गद्य लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा मतलब उसके पिता जो थे वह अध्यापक थे, शिक्षक थे। माता हेमा रानी देवी हिंदू की विदुषी और भक्त महिला थी। उनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर और इलाहाबाद में हुई। इन्होंने संस्कृत में एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा भी पास करवा ली थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में जीवन के अंत तक कार्य करती रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक मनोनीत सदस्य भी रह चुकी है। एक लेखिका के रूप में आपने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने संस्मरणों और रेखाचित्रों में उन्होंने अपने साथी साहित्यकारों, पास पड़ोस के साधारण लोगों, जीवन यात्रा में संपर्क में आए हुए व्यक्तियों का सहानुभूतिपूर्वक गहरा चित्रण भी किया है। कई श्रद्धा से, कई करुणा से, कई उत्कट भावभूमि से निचोड़ कर रखे गए संस्मरण और रेखाचित्र हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और सनदा आदि आपकी उनकी मतलब गद्य रचनाएं हैं। यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ, और इस पुरस्कार से महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया। प्रस्तुत रचना में पहाड़ी अंचल का जीवन एवं कुत्ते की वफादारी का सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन किया गया है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ को समझते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अलचेन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती है। जो कुत्ते की माँ है उसका नाम है लूसी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पीतोप रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएंदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता था। वो सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। अलचेन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है, मतलब एक ही मालिक को स्वीकार करता था। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो वह सब साथ सहचर जैसा आचरण भी करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता परंतु सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वतंत्र सहचरी के समान हो गई थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में ये दो पर्वतीय भित्तियों का अंतराल बर्फ से भरा जाता था और उससे पगडंडी के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष नहीं रह जाता था, कुछ बचता नहीं था। तो दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में क्या करते थे, रुपये सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। वंश परंपरा से बर्फ के मार्ग में बना लेने की सचेतना के कारण वो सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पर करती हुई सकुशल लौट आती है।
किसी किसी के दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और का चाय रह गई, कभी आटा याद रहा, आलू भूल गए, पर लूसी को मंगवाने के भुलक्कड़पन से कोई शिकायत कभी नहीं रहती। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल पड़ती थी। उसकी तत्परता के कारण मंगवाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर उसे पर्वतीय ग्राम से बर्फ में भटकता हुआ एक भुटिया कुत्ता दुकान पर आ रहा था और लूसी ने उसी के साथ मैत्री हो गई। उन दोनों में आकृति की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडोल मूर्ति अनगढ़ शिलाखंड में होती है, परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे उनके सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उसमें से एक तो शीत के कारण मर गया था और दूसरा अपना ही जीवन ऊष्मा के बल पर उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। शीत ऋतु में प्राय लकड़बग्गे ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते थे और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते थे। वैसे तो यह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ नहीं बड़ा होता है, परंतु कुत्ता इसका प्रिय खाद्य होने के कारण रक्षणीय स्थिति में आ भी जाते थे। सामान्य कुत्ते को लकड़बग्गे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव हो जाते थे। उन्हें घसीट में जाने में इसे कई प्रयास नहीं करना पड़ता। असामान्य बुटिए या अलचेन कुत्ते उससे संघर्ष करते अवश्य है, परंतु अंततः पराजित ही होते। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लग जाती है। एक लकड़बग्गा नाम का हिंसक प्राणी जो है वो लूसी नाम की कुतिया को काट लेता है। एक संध्या के झटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही नहीं सकी। बर्फ के दिनों में सांझ से सघन अंधकार घिर जाता है, हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती। इससे प्राय शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। सवेरे बर्फ पर कई बड़े छोटे या पंजों के तथा आगे पीछे घिसटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए होंगे। बर्फ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दावात उलट गई हो। लूसी के लिए सभी रोए। लूसी का निधन हो जाता है। जो नीलू नाम का कुत्ता है उसकी माँ का नाम था लूसी और उसी का निधन एक लकड़बग्गे नाम के प्राणी ने उनको काटने से हो जाती है। और लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिससे सबसे अधिक रोना था वो बच्चा जो कुछ जानता ही नहीं था। वो बच्चा मतलब नीलू नाम का कुत्ता। उसकी माँ लूसी जब छोटी उम्र में था, सही अवस्था में था, तभी उसकी माँ मर जाती है। अंत में माँ से अधिक वो दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर नीलू नाम के कुत्ते को पिलाया जाता है, पर रजाई में भी वह माँ की पेट की उष्णता खोजता है और न पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डालिया में रख दिया, जहाँ वो माँ के सामीप्य सुख में भ्रम में से सो गया। डाली में वह उनकी गेंद जैसा ही लगता था। आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। बुटिया बाप और अलसेन माँ के रूप रंग के उसे जो वर्ण संकरता दी थी, उसके कारण न वो अलसेन था न वो बुटिया था। कुत्ते की माँ का नाम था लूसी और उसका पिता का नाम था बुटिया। लेखिका ने उस कुत्ते को पाला संभाला, उसके साथ ले गई। रोमों के भूरे पीले और काले रंगों के सम्मिश्र से जो रंग बना था वो एक विशेष प्रकार का छूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाँव में दूसरे की और दिन के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की और अन्य कुत्तों से भी सिर बड़ा और चौड़ा था और नीचे लंबोदरा पर सुडोल पूंछ अलसेन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की और मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अलसेन कुत्ते के पैरों के समान लंबे
पर पंजे बूटे समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। शरीर का ऊपर का भाग चौड़ा पर नीचे का पतले पेट के कारण हल्का और तीव्र गति का सहायक था। आँख न काली थी, न भूरी और न कंजी, उन गोल और काली कोर वाली आँखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा, स्वीकृत और निश्चित था। उसके सो जाने पर वो गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठकर कुत्ता क्या करता था, पहरेदारी करता था। रात में कई कई बार वो पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर भी लगाता था। रात चाहे उजाली हो, चाहे बादल गरजे रहे हो, चाहे आंधी चल रही हो, उसके चक्कर को विराम कभी नहीं था। वो घूमता रहता था। उनका कार्य कुत्ते का सतत जारी रहता था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर शोर से ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोल देते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुवा थे, जंगली बिल्ली द्वारा क्षत विक्षत कर दिए गए। सुरंग से बाहर जाने वालों का जो हाल होता है, या श्रृगाल या आहार बन जाना पड़ता है, किंतु उनके सौभाग्य से पेरे के नित्य क्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पतियों की ससराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा, और शीतु की पूरा छन्न रात की मलिन चांदनी में भी उसने खरगोश के संकट को एक प्रकार से पहचान लिया था। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुँचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकालने से रोकने के लिए वो रात भर ओस भी भीगता हुआ सुरंग के धार पर खड़ा रहा। ये परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से उस कुत्ते को निमोनिया हो जाता है और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट उस कुत्ते को झेलना पड़ता है। वैसे वो शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा भी लेता था। ऐसा वो कुत्ता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया। जो भी संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा, वो नीलू की विषादमयी निश्चेष्ट मुद्रा देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रह पाया। या फिर लेखिका महादी वर्मा, उसके नीचे पास में एक कुत्ता नीलू नाम का सोया हुआ है। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के घटाटोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वो पलंग के चारों ओर घूमने लगा। फिर आश्वस्त होकर पहरी का चित्र परिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे वो कुत्ता जाकर बैठा था। 2 घंटे बाद बहुत समझाने के पुचकारने के उपरांत उसे घर पर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न जाने पर वो अनशन आरंभ कर देता है। इस प्रकार अस्पताल में भी वो नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा। डॉक्टर, नर्स सब उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु तक के क्षण वो मेरे पास ही रहा। लेखिका महादी वर्मा जी कहते हैं, उन्होंने 14 वर्ष का जीवन जिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उस कुत्ते को मैंने पाला, संभाला। उसकी माँ नीलू का जन्म होते ही कुछ दिन में मर जाती है, और उससे संबंध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में वह केवल कजली के समीप से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल का एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित रही। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके, तो ऐसी मृत्यु मनुष्य के भी काम में होगी। उसके समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना करना पड़े, तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को काम में होगी। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं है। आकृति की
विशेषता के साथ उनके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वो एक छलांग में पार कर लेता था, ऐसा वो कुत्ता था। भले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की सभ्यता को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालचित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता स्थापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव के स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि प्रकृति दत्त स्थान गुणों का उसमें सर्वदा अभाव था। मैंने अनेक कुत्ते को देखे और पाले, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प्य से युक्त मैंने केवल नीलों को ही देखा। लेखिका कहती है, उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा से साथ फेंका दिया जाता है तो उसकी ओर देखता भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो बिना बहुत मनाए वो मेरे सामने ही नहीं आता। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर की बाहरी बरामदी रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिका के सामने बैठकर वो प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण परीक्षण करता था। मुझसे मिलने वालों में वो प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वो सदर्प धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वो पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठा था। उसे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू। वो तो विद्युत गति से चहारदारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पहले वो मूर्तिवत एक स्थिति में खड़ा हो जाता है। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता है। हिंसक और क्रोधी भूटे बाप और अकेट प्रिय अलसेन माँ से जन्म पाकर भी उसने हिंसा प्रवृत्ति का कभी कोई चिन्ह नहीं स्वीकारा। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी के झपट्टे मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरविया तिनकों के घोंसला बना लेती है। मुझसे उनके परिश्रमपूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। कालांतर में उससे अंडों और पक्षीय शावकों की सृष्टि बच जाती है। कुछ कुछ अंकों जैसे पंख निकलते हैं। वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता। उनके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वाले को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। तब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चों की घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती। तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे दबाए खड़ा रहता था और मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती तब वो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, मतलब ठंडी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता भी रहता है। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता था। अपनी गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष उसमें रहने वाला का वो निरीक्षण परीक्षण भी वो नीलू नाम का कुत्ता करवा लेता था। उससे उस नियम की कभी भी व्यतिक्रम नहीं पड़ा, कभी उसका खंड उन्होंने नहीं होने दिया। अपना काम वो नियम की तरह करते रहा। इस प्रकार का नीलो नाम का एक कुत्ता था। एक ही पहाड़ी अंचल जीवन एक कुत्ते की वफादारी का सुंदर वर्णन यहाँ पे महाजी वर्मा जी ने नीलू नाम में पाठ में करवाया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस पाठ का वीडियो देखकर फोटोकॉपी देखकर शब्दार्थ टिप्पणी लिखना है और स्वाध्याय को भी करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।